हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। तो आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस पे, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। ठीक है। तो इस टॉपिक में क्या है, ये थोड़ा फैक्चुअल सेशन होगा आपका। आपको धैर्य बनाए रखना होगा कि इतना फैक्ट कहाँ आ जाता है सीटेट में, पर ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस सीटेट में आपका 2 नंबर तक का क्वेश्चन, 2 नंबर तो आपके डिसाइड है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपका इंटेलिजेंस से जरूर आएगा। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2 नंबर का आएगा तो हम क्यों पढ़ें, 2 नंबर में क्या कर लेंगे, है ना, ज्यादा नंबर का पढ़ें, 2 नंबर वाला टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो 2 नंबर, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, 1 नंबर से आपका एग्जाम रुक भी सकता है ना। तो इसलिए हमें एक एक नंबर इकट्ठा करने ही, तभी जाके हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। एक एक नंबर का महत्व होता है। तो फैक्चुअल सेशन होगा, थोड़ा थोड़ा डीप अच्छे से समझेंगे। और अब तक के हमने जीडीपी की 11 क्लासेस कर ली है। जिसने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मिशन पॉसिबल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जो नया है अभी इस चैनल पे, तो उसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सीटेट की फुल प्रिपरेशन इस पर कराई जाएगी और बहुत ही हेल्प आपको मिलेगी इससे। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं बुद्धि है क्या। तो बुद्धि क्या है, एक तरीके से जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, उनको अक्वायर करने की एबिलिटी है। एबिलिटी टू अक्वायर नॉलेज एंड अप्लाई स्किल्स, है ना। क्या है, जो भी पर्यावरण में जो भी चीजें होती हैं जिनको हम सीखते हैं, बुद्धि के माध्यम से सीखते हैं, और जो भी परिस्थितियां होती हैं उनमें जो अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन स्थापित करते हैं, वो किसके माध्यम से करते हैं, बुद्धि के माध्यम से ही करते हैं। तो क्या है बुद्धि, एडजस्ट करने की एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है। ठीक है। अगर हम कहें सिंपल शब्दों में तो द एबिलिटी टू एडजस्ट, है ना, द एबिलिटी टू एडजस्ट, है ना, इन इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट एंड अप्लाई स्किल और नॉलेज, है ना। जो भी स्किल्स हैं, जो भी नॉलेज है, उनको अप्लाई करने की क्या है, ये क्षमता है। तो क्या होगा, अगर बुद्धि, अगर किसी इंसान में हम कह सकते हैं कि अरे इसका आईक्यू कम है, उसका आईक्यू ज्यादा है, तो ये किस बेस पे कह देते हैं। क्योंकि वैसे बुद्धि क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपका ये क्या है, अमूर्त अमूर्त कॉन्सेप्ट है। जो बुद्धि है ये अमूर्त कॉन्सेप्ट है या अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। इसे हम देख नहीं सकते हैं, बुद्धि को देख नहीं सकते हैं। बस ये मतलब अंदाजा लगा सकते हैं उसकी, जो भी हमारी स्किल्स होंगी, कार्य करने की क्षमता होंगी, सोचने समझने की क्षमता होंगी, विचार करने की, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, देख सकेंगे, महसूस कर सकेंगे कि हाँ ये व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है ना। बाकी हम बुद्धि को देख नहीं सकते हैं कि कितने किलो है, 250 ग्राम, 50 ग्राम, इसको इस तरह से मेजर नहीं कर सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए आईक्यू टेस्ट होता है ना, जिसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहते हैं। अभी उस पर भी आएंगे, उसका विकास कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, उस पर भी आएंगे, है ना। तो ये आपकी बुद्धि की बात थी कि बुद्धि एक्चुअल में क्या है, अमूर्त कॉन्सेप्ट है। अब देख लेते हैं इस पहली बार इस शब्द की बात कहाँ से शुरू हुई, है ना। तो सबसे पहले जो आपका बुद्धि शब्द था, ये लैटिन भाषा से आया है, जिसको कहते हैं इंटेलिजियर शब्द से आया था, जो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द था इंटेलिजेंट, इंटेलिजियर या इंटेलिजेंटिया, है ना, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटिया। ठीक है। इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंटिया, जिसका मतलब क्या था, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी कि समझना। बेसिकली बुद्धि का क्या मतलब था इसके हिसाब से, कि जो समझने की क्षमता होती है वो बुद्धि है ना। तो बुद्धि क्या है, हमारी सोचने समझने की क्षमता है, अडेप्ट करने की क्षमता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि में हम बेसिकली किन किन कंपोनेंट्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बुद्धि के माध्यम से हम लर्न करते हैं, कुछ भी सीखते हैं। यानी कि जो लर्निंग होती है हमारी, वो किस पे डिपेंड होती है, बुद्धि पे डिपेंड होती है ना। और क्या होता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होती है, वो भी बुद्धि पे डिपेंड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग, आप तर्क देंगे किस चीज को लेके, क्या आपका सोच विचार रहेगा, रीजनिंग। और एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन मीन्स अलग अलग परिस्थितियों में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे, दैट्स कॉल्ड एडेप्टेशन, है ना। तो बुद्धि क्या क्या करता है, हमारा लर्न करने में मदद करता है। जो भी लर्निंग हमारी होती है किस पे बेस होती है, हमारी इंटेलिजेंस पे बेस होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल
बुद्धि के माध्यम से ही जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं वो बुद्धि के माध्यम से ही करते हैं, ठीक है। और रीजनिंग तर्क देते हैं, जो भी अपने विचार रखते हैं वो भी किसकी देन है, बुद्धि की देन है, ठीक है। और एडेप्टेशन यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती है उसमें जो एडजस्टमेंट करते हैं वो क्या करते हैं हम बुद्धि के माध्यम से ही करते हैं। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है जिसका IQ 20 बिलो हो, है ना, 20 बिलो, अभी IQ के बारे में भी जानेंगे, 20 बिलो हो यानी 20 से भी नीचे उसकी बुद्धि लगती हो, तो वो शायद अपने आप को वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पाएगा उस तरह से। अलग अलग सिचुएशन में उसको प्रॉब्लम होगी एडजस्टमेंट करने में, या अपने डेली लिविंग के जो काम होंगे उनको भी करने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो बुद्धि क्या होती है, जो हमारे ADL यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग होती है उन पे सारा प्रभाव किसका पड़ता है, बुद्धि का, ठीक है। हमारी इंटेलिजेंस डिसाइड करेगी कि हम अपनी लाइफ में किस तरह से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुद्धि का बात, बुद्धि की बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं। आप इसको लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, थोड़ा धीरे धीरे ही चलेंगे क्योंकि फैक्चुअल है, तो अपने नोट्स बनाएंगे तो ठीक रहेगा, है ना, लिखते रहेंगे साथ में। तो इसके आगे हमारा है कि सबसे पहले बात किसने की बुद्धि के बारे में, अगर हम कहें तो सर गॉल्टन थे, सबसे पहले इन्होंने ही इंटेलिजेंट पे काम किया, है ना, इंटेलिजेंट पे इन्होंने काम किया था, ठीक है। इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ यूजेनिक्स, यूजेनिक्स का पिता कहते हैं या जनक कहते हैं। अब यूजेनिक्स क्या होता है, यूजेनिक्स में बेसिकली क्या होता है, ये बिलीफ्स का, ऐसे बिलीफ का सेट होता है, ये सेट है जिसमें क्या है कि जो भी जेनेटिक चीज़ें हुई हैं उनको किस तरह से इन्वायरमेंट में रह के किस तरह से में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसके बारे में ये बात करता है। तो इसके जनक किसको कहते हैं हम, सर गॉल्टन जी को कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, बुद्धि पे काम किया था, ठीक है, बुद्धि पे इन्होंने बहुत काम किया, तो इसलिए ये फेमस भी हुए और इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहते हैं, इस पर भी इन्होंने बहुत काम किया था, ठीक है। अब हम जान लेंगे थोड़ा सा बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। या अगर हिंदी में कहें तो बुद्धि के लक्षण, बुद्धि से हम क्या क्या कर सकते हैं, बुद्धि की विशेषताएं, है ना। अभी तो ऐसे बता ही दिया क्या क्या कर सकते हैं, है ना। बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या है, सबसे पहले तो ये एब्स्ट्रैक्ट है ना, यानी कि इसको हम देख नहीं सकते हैं, बस इंसान के काम करने की क्षमता से ही देख सकते हैं कि हमारी बुद्धि किस, उसकी बुद्धि जो है किस लेवल की है, या वो कितना समझदार या इंटेलिजेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस से सीखने की क्षमता होती है बुद्धि में, अपने भी और दूसरे के भी, ठीक है। और क्या होता है, बच्चा अगर उसकी बुद्धि अच्छी है तो हो सकता है बच्चा क्या हो, सृजनात्मकता भी होती है बुद्धि में, है ना। इसके बारे में एक चैप्टर ही है पूरा क्रिएटिविटी के बारे में, उसको हम पढ़ेंगे बाद में, तब डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और क्या है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग में हमारी मदद करती है, अंडरस्टैंडिंग में मदद करती है और एडेप्टेशन में हमारी मदद करती है, ठीक है। एडेप्टेशन में भी हमारी मदद ये करती है बुद्धि, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, जितनी भी चीज़ें हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग, ये सब किसका परिणाम है, ये सब बुद्धि की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी बुद्धि की विशेषताएं, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे इंटेलिजेंट टेस्ट वगैरह की, कब कैसे आए इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट था हमारा, इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक है, ये 1904 में, मतलब इंटेलिजेंस परीक्षण की बात हुई, बुद्धि परीक्षण की बात हुई 1904 में, ठीक है। बुद्धि परीक्षण की बात कब हुई, 1904 में, 1904 में, ठीक है। तो बुद्धि की बात हुई और किसने किसने कहा, जो अल्फ्रेड बिने थे, अल्फ्रेड बिने, और इनके साथ में थे थियोडोर सिमोन, है ना, थियोडोर सिमोन। इन दोनों ने क्या किया, बुद्धि परीक्षण पे मिलके काम किया और बुद्धि परीक्षण जैसी चीज को मतलब बनाया, है ना, कि किस तरह से हम बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं ये व्यक्ति ज्यादा समझदार है, सामने वाले में इतनी बुद्धि है, इस बारे में हम कैसे वो जान सकते हैं, है ना।
तो इन्होंने क्या किया, 1904 में बुद्धि परीक्षण को बनाया। ठीक है, तो पहला जो बुद्धि परीक्षण था वो किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने किया। ठीक है, ये भी क्या है, याद रखने योग्य बात है आपकी। ठीक है, तो पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने किया। ठीक है, इन्होंने किस बेस पे, मतलब इनका बेस ये नहीं था, मेंटल तो थी इनका, जैसे उस तरह का बेस नहीं था नंबर्स में जैसे इस समय होता है। इंटेलिजेंस में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस दिए जाते थे, उन्हीं को सॉल्व करना होता था। जैसे अब क्या होता है, स्केल होती है ना, उसके बेस पे होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जो आईक्यू टेस्ट होता है। लेकिन तब क्या था कि कुछ क्वेश्चंस होते थे, है ना, उसके बेस पे इनका जो टेस्ट था उस पे था, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसके बेस पे, आंसर के बेस पे होता था कि ये व्यक्ति इतना समझदार है, ये व्यक्ति इतना समझदार है, इस हिसाब से टेस्ट होता था। तो पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट था किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने किया। ठीक है, इतना हमने जान लिया, आगे बढ़ते हैं हम। तो अल्फ्रेड बिने ने क्या किया, और थियोडोर सैमुअल ने पहला बुद्धि परीक्षण 1904 में दिया था। ठीक है, और जान लेते हैं अल्फ्रेड बिने ने और क्या क्या किया। इन्होंने मेंटल एज का भी कॉन्सेप्ट दिया था। ये जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, मेंटल एज, ठीक है, जिसका हम यूज आईक्यू के फॉर्मूले में करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अगर दिया था तो ये भी अल्फ्रेड बिने ने ही दिया था। ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने मेंटल एज का भी कॉन्सेप्ट दिया था, 1905 में ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फ्रांस में जो बुद्धि परीक्षण किया था वो फ्रांस में किया था, फ्रांस में किया था। और ये कितने 3 से 13 साल के बच्चों पे इन्होंने क्या किया, अपना बुद्धि परीक्षण किया। और इन्होंने क्या देखा कि एक चीज है जो सब में कॉमन है, यानी एक जी फैक्टर है, जी फैक्टर यानी कि जिसको कह सकते हैं जनरल फैक्टर। ठीक है, ये क्या है, ये सब में कॉमन है, जो क्या करता है, हमारे सीखने में मदद करता है। ये जी फैक्टर हर एक व्यक्ति में कॉमन है, यानी कि हर व्यक्ति क्या कर सकता है, जी फैक्टर के माध्यम, ये जी फैक्टर हर चीज को सीखने में क्या करता है, मदद करता है, और ये हर व्यक्ति में कॉमन है। इन्होंने एक तत्व सिद्धांत के बारे में बताया था, सिंगल फैक्टर थ्योरी इन्होंने कहे तो बुद्धि की दी है, एक तत्व सिद्धांत, है ना, एक तत्व सिद्धांत के बारे में बताया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया, 1905 में दिया, फ्रांस में टेस्ट किया बच्चों पे, 3 से 13 साल के बच्चों पे, और जी फैक्टर के बारे में बताया कि सब में क्या होता है, एक तत्व होता है जो सब में होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इनका जो रिवाइज्ड, मतलब इस जो भी बुद्धि परीक्षण थे इनमें समय समय पे क्या हुआ, अपडेट होता रहा, रिवाइज होता रहा। तो जो लुईस टर्मन थे इन्होंने 1916 में इन्हीं के टेस्ट को रिवाइज किया, है ना, 1916 में लुईस टर्मन जी ने इन्हीं के टेस्ट को रिवाइज किया, लुईस टर्मन, इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख लीजिए, टर्मन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनके टेस्ट को रिवाइज किया, जिसका नाम क्या था, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, बिने इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इन्होंने इसका नाम रखा, 1916 में क्या किया, उसको रिवाइज कर दिया। ठीक है, अब आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया है ना, इसके बारे में जानते हैं। तो जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। आईक्यू का कॉन्सेप्ट स्टर्न ने दिया था, इसको रफ कर देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आपको कि स्टैनफोर्ड और स्टर्न में कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, पर कंफ्यूज होना नहीं है बिल्कुल भी। तो जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट था, यानी कि जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, हिंदी में कहेंगे बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट था किसने दिया, स्टर्न ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, आईक्यू का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था, किसने, स्टर्न ने दिया। तो जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट था वो स्टर्न जी ने दिया, और इन्होंने फॉर्मूला भी दिया था। इन्होंने क्या कहा, इंटेलिजेंस का फॉर्मूला दिया था, पर इन्होंने अधूरा फॉर्मूला दिया था, इन्होंने बस इतना दिया, MA/CA, इतना फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, 100 इन्होंने इसमें यूज नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम अधूरा फॉर्मूला कह सकते हैं, इसीलिए हम ये कहते नहीं है बेसिकली। इन्होंने क्या किया, फॉर्मूला तो दिया था लेकिन वो अधूरा था।
आईक्यू का कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन जो फॉर्मूला दिया वो क्या किया, इनकम्प्लीट दिया इन्होंने। तो क्या किया, इस फॉर्मूले को किसने पूरा किया, टर्मन ने पूरा किया। ठीक है, इस फॉर्मूले को टर्मन ने पूरा किया 1916 में ही। ठीक है, 1916 में टर्मन ने किसका फॉर्मूला दिया, आईक्यू का। इन्होंने बोला आईक्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए। इन्होंने क्या किया, इसमें 100 लगा के इसको पूरा कर दिया। ठीक है, एम ए का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपका मेंटल एज, मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, मानसिक आयु। मानसिक आयु से क्या मतलब है कि मतलब कि मान लीजिए एक आपकी एज होती है, जैसे आप 10 साल के हैं प्रेजेंट टाइम में, और मानसिक आयु का मतलब है जैसे आप 10 साल के हैं और आपका माइंड 9 साल के बच्चे की तरह काम कर रहा है या 5 साल के बच्चे की तरह काम कर रहा है, वो आपकी मानसिक आयु है। मतलब कि किस एज लेवल के आप टास्क कर पा रहे हैं, वो आपकी मानसिक आयु है। या उससे ज्यादा की आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी मानसिक आयु ज्यादा है। कम के कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो मेंटल एज है वो कम है। ठीक है, सी ए मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज या बायोलॉजिकल एज, जो भी हम कह सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जो आपकी प्रेजेंट में एज है, 10 साल 12 साल 15 साल, जितने वर्ष आपको धरती पे आए हो गए, अवतरित हुए हो गए। ठीक है, तो वो आपकी एज है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, मतलब अवतरण के जितने भी साल आपके हो गए धरती पे, दैट इज क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगी। तो मेंटल एज का मतलब मानसिक आयु, जिस एज लेवल के आप टास्क कर पा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी मेंटल एज कितना है, 20 बिलो अगर है। ठीक है, उसकी मेंटल एज अगर 20 बिलो है तो वो क्या कर पाएगा, टास्क नहीं कर पाएगा। मानसिक आयु अगर 20 बिलो है और मान लीजिए सी ए यानी कि क्रोनोलॉजिकल आयु उसकी 10 साल है, तो वो क्या करेगा, अपनी एज के टास्क नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसको तो प्रॉब्लम होगी अपनी डेली लिविंग, जो भी एडियल एक्टिविटीज होंगी उनको करने में, क्योंकि उसकी एज ही नहीं है। उसका मानसिक आयु तो बहुत बिल्कुल नील है एक तरीके से, बहुत ही, जो छोटा बच्चा होता है, मान लेंगे हम कितने साल का बच्चा, 1 या 1.5 साल का बच्चा होगा, उससे भी कम उसकी मेंटल एज होगी, है ना। तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये मतलब ये मैटर नहीं, आपकी मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज में इतना ही अंतर है कि मानसिक आयु जो आपके कार्य करने की क्षमता है उम्र के अनुसार वो है, ये ज्यादा या कम भी हो सकती है, आपकी एज से ज्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही जीनियस होते हैं, है ना, अपनी एज से ज्यादा उनको चीजें जल्दी आती हैं, याद होती हैं और उससे भी ज्यादा काम कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं अपनी एज के बराबर भी टास्क नहीं कर पाते, है ना, उनका डिले हो जाता है, डेवलपमेंट डिले हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, अपनी एज के टास्क भी वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यही अंतर है आपका मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल आयु। क्रोनोलॉजिकल आयु क्या है, आपकी जो धरती पे अवतरण की आपकी उम्र है वो है, यानी जन्म से आपके जितने भी साल आपने बिताए वो हैं। और मेंटल एज आपकी जो मानसिक आयु है, ठीक है, वो है मेंटल एज। तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बिने ने दिया था, स्टैनफोर्ड बिने ने। ठीक है, और आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट दिया, ये दिया स्टर्न ने, है ना। और फॉर्मूला भी दिया था लेकिन वो अधूरा था। जो पूरा फॉर्मूला दिया वो किसने दिया, टर्मन जी ने 1916 में। कब दिया था, 1916 में टर्मन ने दिया था। ठीक है, टर्मन ने दिया 1916 में। ठीक है, ये आपका फॉर्मूले का रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और जान लेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। एक टेबल है जिसमें इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं। ये टेबल है इंटेलिजेंस की जिसको आप देख रहे हैं। इसमें क्या है, आपकी इंटेलिजेंस किस मतलब कितनी कितनी इंटेलिजेंस, आईक्यू टेस्ट जो होते हैं उनके हिसाब से है कि कितने, अगर आपका इतना इंटेलिजेंस है तो आप कितने इंटेलिजेंस होंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी की 140 है, 140 आईक्यू है, किसी का आईक्यू कितना है, 140 है, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको जीनियस या गिफ्टेड, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर बोल सकते हैं। आप टेबल में देख सकते हैं उसको, वेरी सुपीरियर। इंडिया में मान लीजिए किसी की 130 प्लस भी होती है आईक्यू, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, गिफ्टेड। या वैसे तो इसको वेरी इसको वेरी सुपीरियर, इसको सुपीरियर। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, 130 प्लस वाले को भी हम गिफ्टेड बोल सकते हैं। या मान लीजिए किसी की 90, अगर 90 से 104 तक के बीच की आईक्यू है, ठीक है, 90 से 110 तक मान लेते हैं इसको, बेसिकली नॉर्मली जो मानी जाती है 90 से 110 तक। ठीक है, आईक्यू जो आपकी है 90 से 110 तक है, तो आप सामान्य बुद्धि के व्यक्ति माने जाएंगे। ठीक है, सामान्य बुद्धि के व्यक्ति माने जाएंगे, जो कि दुनिया में मान लेते हैं
70 या 60% से भी ज़्यादा लोग हैं जिनको 60, हाँ 70% तक मान लेते हैं कि क्या है, सामान्य आईक्यू वाले व्यक्ति है, जिनका आईक्यू क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है। अगर हम मूर्ख की बात करें, इडियट की बात करें, इडियट की बात करें तो 2% लोग हैं, 0.1%। इस तरह का वो हम एक कर्व पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, उसमें बताया जाएगा, है ना। 0.1% क्या है, इडियट है, और 0.1% ही लोग हैं जो गिफ्टेड की श्रेणी में आते हैं, वेरी सुपीरियर की श्रेणी में आएंगे, है ना। मतलब कि इनकी भी संख्या कम है, मूर्ख की, इडियट की, है ना। या हम इनको कह सकते हैं, आज के समय में मूर्ख इडियट तो नहीं कह सकते हैं, आज के समय में हम कहेंगे बौद्धिक अक्षम या इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन, है ना। बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड लेवल के वो भी जो होंगे, जिनकी बिलो 20 होगी आईक्यू, है ना, बिलो 20 होगी, उनके बारे में ये बात हो रही है ना। और यहाँ पे क्या होगा, जो गिफ्टेड होंगे वो भी 0.1% ही लोग होंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया आईक्यू के बारे में। आईक्यू टेबल पे आप देख लीजिएगा, बाकी किस तरह से दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिए। अब ये एक है आपका, तो हमने बेसिकली जान लिया इंटेलिजेंस, जो हमारी ये लिस्ट थी, आईक्यू, किस आईक्यू का व्यक्ति क्या क्या कर सकता है उसके बारे में हमने जान लिया, एक ब्रीफ डिस्कशन ले लिया उसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ये जानेंगे जो एनपीसी एक कर्व होता है, कभी कभी बहुत ही कम पूछता है, रेयरली में जब आपका पेपर बहुत टफ बनाना होगा तभी ये प्रश्न आपसे पूछेगा, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं इसको, है ना। एनपीसी कर्व होता है आपका, यानी कि अगर इसको कहे तो ये होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, बिलिटी कर्व, ठीक है, जिसको हम बेल कर्व भी कह देते हैं, बेल कर्व। ठीक है। बेल कर्व इसलिए कहते हैं, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इसको मैं नीचे लिखती हूँ ताकि आपको इमेज देखने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो पढ़ेंगे किसके बारे में, एनपीसी के बारे में, है ना। अभी हमने इंटेलिजेंस लिस्ट के बारे में देख लिया, कौन से आईक्यू का व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे जो एनपीसी कर्व है ना, एनपीसी कर्व जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, एनपीसी कर्व। अब एनपीसी क्या है, ये कौन सी भला है, तो ये है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसको बेल कर्व भी कह देते हैं, आप देख पा रहे होंगे इमेज में, बेल कर्व कह देते हैं क्योंकि ये बेल के आकार का इस तरह है ना, इस तरह है ये बेल के आकार का, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, बेल कर्व कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे संख्या दे रखी होगी, आप इमेज में देखिए, 85 से आपका दे रखी होगी 115 के बीच में संख्या दे रखी है, 85 से 115। ठीक है। इधर हो जाएगा आपका सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5, इस तरह से। फिर इधर भी वही माइनस में जाने लगेगा, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, 5, इस तरह से जाने लगेगा। ठीक है। अब इस कर्व में क्या होता है, ये मिड लाइन है, यानी कि ये औसत, औसत का प्रदर्शन करेगी ये लाइन जो आपकी होगी, यहाँ पे इस तरह से 85 तक, ऐसे 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 115 तक ये जाएगा। ठीक है। तो ये औसत लाइन है। इधर क्या है, ये 0.1% है, इधर भी, और जो माइनस वाला है इधर भी 0.1% है आपका। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो मिड में लोग हैं, यानी 85 से 115, ये जो औसत लोग हैं वो क्या हैं, ये नॉर्मल, नॉर्मल बुद्धि लगती के हैं, नॉर्मल आईक्यू के लोग हैं, यानी कि दुनिया में 50% से भी ज्यादा लोग क्या हैं, सामान्य बुद्धि रखते हैं, सामान्य उनका आईक्यू होता है, एक जैसा आईक्यू होता है सामान्य बुद्धि वाला। ठीक है। और दुनिया में जो 0.1% लोग हैं, ये क्या है, 0.1% लोग, ये इडियट की श्रेणी में आते हैं, जिनको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल भी कह सकते हैं, मतलब कि जिनकी 20 से भी बिलो आईक्यू होगा, है ना, जो अपने डेली लिविंग के काम भी करने में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, है ना, या पूरा वो क्या होंगे, इंटायरली दूसरों पे डिपेंड होंगे पूरी तरीके से। ठीक है, संपूर्णता। तो ये 0.1% से भी 0.1% लोग हैं, और 0.1% ही लोग होंगे जो महा सुपीरियर होंगे, है ना, सुपर जीनियस होंगे। ठीक है। गिफ्टेड की श्रेणी में आते हैं, जो मान लेते हैं गिफ्टेड की श्रेणी में आते हैं, महा सुपीरियर की श्रेणी में जो आएंगे वो भी 0.1% की श्रेणी में होंगे। इस कर्व से ये समझने का उद्देश्य है कि क्या है, जो कम बुद्धि लब्धि वाले होंगे, 20 से नीचे वाले होंगे, वो भी कम है, और जो महा सुपीरियर है वो भी कम है। तो ज्यादा संख्या किसकी है, सामान्य बुद्धि वालों की संख्या क्या है, ज्यादा है। ठीक है। बाकी आप इमेज में भी देख लीजिए, इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है।
तो ये था हमारा इंटेलिजेंस के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो फैक्चुअल चीज़ें थी, आज हमने वो पढ़ी। ठीक है, अब कुछ थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की, 2-3 थ्योरीज हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कल का सेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, वो सारी थ्योरीज कंप्लीट कर लेंगे जो कम इंपॉर्टेंट वाली हैं। बेसिकली 3 थ्योरी उनको हम कवर करेंगे। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है सीटेट के पर्सपेक्टिव से मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो एक गार्डनर जी की है, उसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे हमेशा पेपर में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका उससे 100% आता है। अब हमने कहा कि एक एक नंबर हमारे लिए क्या है, बहुत आवश्यक है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, तो एक एक नंबर से 120 प्लस नंबर बनेंगे, है ना। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।